जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां लक्ष्मी माता। तो आज हम मूल विधि में अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। संरक्षण अधिकारियों एवं सेवा प्रदाताओं इत्यादि शक्तियाँ एवं कर्तव्य। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। Powers and duties of protection officer and service provider प्रोवाइडर्स। इस तरह से इसमें घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण अधिनियम धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक शोषण, लैंगिक यौन शोषण, आर्थिक शोषण एवं मौखिक एवं भावनात्मक शोषण भी आता है, किंतु सामाजिक शोषण नहीं आता। कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने के कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है, कि ऐसी संभावना है, तो वह उससे जुड़े हुए अधिकारी को इसके बारे में सूचना दे सकता है। धारा 4 के अनुसार कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले में सद्भावपूर्वक सूचना दे सकता है, उसका कोई दायित्व नहीं है। धारा 4 के अनुसार। धारा 5 के अनुसार घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, तथा पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति पहुंचता है आदि घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता रखते हैं। जिस व्यक्ति के सद्भाव में ऐसी सूचना दी है, उसे किसी सिविल और दंडिक दायित्वों के अधीन नहीं रखा जाएगा। जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता एवं मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा का कंप्लेन प्राप्त होता है, तो उसका कर्तव्य है कि वह व्यथित व्यक्ति को निम्नलिखित बारे में जानकारी दे। सेवा प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता की, संरक्षण प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता की, निःशुल्क विधि सेवा की, उसके अधिकारों के बारे में जानकारी देगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क की क्रूरता एवं नए अधिनियम BNS की धारा 85 के अधीन कंप्लेन दाखिल करने के लिए उसका अधिकार की जानकारी दी जाएगी। यदि कोई व्यतीत व्यक्ति उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भार साधक व्यक्ति से उसका व्यथित व्यक्ति आश्रय प्रदान करने का अनुरोध करता है, तो उसे आश्रय प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने आवश्यक हैं। धारा 8 के अनुसार संरक्षक अधिकारी यथासंभव महिला होगी या फिर उसके पास ऐसी योग्यता और अनुभव होगा जैसे कि प्रावधानित किया गया हो। संरक्षक अधिकारी के कर्तव्य एवं कृत्य संरक्षक अधिनियम में निम्न कर्तव्य लिखे गए हैं।
किसी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्य के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत होने पर घरेलू घटना की रिपोर्ट करना होता है। बाहर साधक पुलिस अधिकारी एवं उसके क्षेत्र की सेवा प्रदाताओं को हिंसा की शिकायत के प्रति अग्रसर करता है। यह सुनिश्चित करना है कि व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सेवा प्रदाताओं विधिक सहायता तथा परामर्श, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने आदि के लिए एक सूची रखना है। धारा 9 के अनुसार सरकार का कर्तव्य केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार निम्नलिखित सुनिश्चित करने की सभी उपाय करेगी। इस अधिनियम के उपबंध में नियमित अंतराल पर सार्वजनिक माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है कि समाचार माध्यम से टेलीविज़न, रेडियो, मुद्रक आते हैं। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के अधिकारियों जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों न्यायिक सेवाओं के पदस्थ भी हैं, उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। धारा 11 के अनुसार अनुतोष के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया प्रोसीड्यूर ऑफ ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑन रिलीफ। मजिस्ट्रेट का आदेश। मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख निश्चित करेगा। वह जो न्यायालय द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः 3 दिन से अधिकतर पश्चात के तारीख नहीं होगी। धारा 12 के अनुसार मजिस्ट्रेट दिए गए प्रत्येक आदेशों को प्रथम सूचना की तारीख से 8 दिन की अवधि के भीतर निस्तारण करने का प्रयास करेगा। धारा 12 के अनुसार सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिनियम अधिकारी को दिया जाएगा। संरक्षक अधिकारी इस सूचना को प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 2 दिन के भीतर और या फिर ऐसी अतिरिक्त युक्तायुक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाए रिस्पोंडेंट को तामील कराया जाए। कार्रवाइयों को बंद कमरे में किया जाएगा। कार्रवाइयाँ बंद कमरे में की जाएगी। यदि कोई पक्षकार इस कार्रवाई को बंद कमरे में करवाना चाहता है तो मजिस्ट्रेट करेगा। मजिस्ट्रेट का यह आदेश दे सकता है। धारा 16 के अनुसार संरक्षण आदेश। मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति या रिस्पोंडेंट प्रदाता को सुनवाई का एक अवसर दिया जाने के पश्चात तथा उसका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर व्यथित व्यक्ति के पक्ष में तथा प्रस्तुतवाद के निम्न हेतु निषिद्ध करने पर संरक्षण आदेश पारित कर सकता है। घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य को करना, घरेलू हिंसा के कार्यों के कार्य करने में सहायता एवं दुष्प्रेरित करना, व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में प्रवेश करना। यदि व्यथित महिला बालक हो या फिर उसके विद्यालय में हो या फिर किसी अन्य स्थान में व्यथित महिला के बार बार आता जाता हो, प्रवेश करता हो। मॉनेटरी रिलीफ, धनिक अनुतोष। धारा 20 के अनुसार आवेदन का निपटारा करते हुए मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और उसके किसी भी संतान को नुकसान की पूर्ति के लिए धन संबंधित रिलीफ रिस्पोंडेंट करवाया जाएगा, प्रस्तुत दाता से करवाया जाएगा। ऐसे अनुतोष जैसे कि
उपार्जन की हानि, चिकित्सीय खर्च और व्यथित महिला के नियंत्रण में से किसी संपत्ति का नाश, नुकसान और हटाए जाने के कारण हुआ हो। उसकी संतान यदि कोई हो तो उसके साथ साथ व्यथित महिला के लिए भरण पोषण हो जाएगा और भरण पोषण के लिए समुचित एक मुक्त मासिक राशि देने का आदेश दिया जाएगा। और कंपेंसेशन ऑर्डर, प्रतिकर आदेश, कंपेंसेशन ऑर्डर यानी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति द्वारा दिए गए आदेशों पर घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना, भावनात्मक संकट आदि के लिए रिस्पोंडेंट को प्रतिकर एवं अनुदान देने के आदेश पारित कर सकता है। धारा 22 के अनुसार अंतरिम एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति, मजिस्ट्रेट अपने समक्ष किसी कार्य में ऐसे अंतरिम आदेश को उचित और न्यायोचित हो सकता है। धारा 23 के अनुसार कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी अर्थात प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश भी दे सकता है। आधिकारिकता, जुरिडिक्शन, प्रत्येक वर्ष न्यायिक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगर मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश अपराधों का निचारण आदि के लिए सक्षम न्यायालय होगा। इस अधिनियम के अधीन किया गया आदेश संपूर्ण भारत में प्रवर्तनीय लागू होगा। अपील, धारा 29 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी दोनों में से जिस वाद में तामील किया गया है उसी तारीख से 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जाएगी। मिसलेनियस, प्रत्युत्तरदाता द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए पेनल्टी होगी जो धारा 31 के अनुसार है। प्रत्यर्थी रिस्पोंडेंट द्वारा संरक्षण आदेश एवं किसी अंतरिम आदेश को भंग करने का अपराध होगा तो इसके लिए अपराधी को ऐसी कारावास से जिसका अवधि 1 वर्ष तक की होगी और जुर्माना 20,000 रुपये तक का हो सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। संज्ञान और सबूत, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, अपराध संज्ञेय और अजमानती नॉन बैलेबल होगा। व्यथित व्यक्ति की एकमात्र साक्ष्य पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है। संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करने के लिए पेनल्टी। धारा 33 के अनुसार यदि कोई संरक्षण अधिकारी संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों में असफल रहता है तो उसे ऐसी कार्रवाई से 1 वर्ष के लिए उसे कारावास और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान, संरक्षण अधिकारी द्वारा अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजक तथा अन्य विधिक कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार या फिर नियमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पूर्व मंजूरी से कोई कंप्लेन दाखिल नहीं किया जाता है। अधिनियम की धारा 37 के अनुसार केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के
उपबंधों की कार्रवाई करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। स्त्री सशिष्ट रूपण एवं प्रतिवेशेद अधिनियम 1986 इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। इस अधिनियम द्वारा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 यह अधिनियम अगला एक्ट है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। इस अधिनियम के द्वारा यह पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ था। अधिनियम की कुछ परिभाषाएं धारा 2 में है। विज्ञापन में के अधीन कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रेपर, अन्य कोई दस्तावेज तथा ध्वनि या फिर धुएं जैसी गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्यरूपण जाना जाता है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के अंतर्गत नमूने के रूपण में वितरण शामिल है, जो चाहे वह मुफ्त हो या फिर अन्यथा हो। स्त्री अशिष्ट रूपण। स्त्री अशिष्ट रूपण में जाना जाता है कि स्त्री की आकृति, उसके रूप और शरीर और उनके किसी भी भाग को ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने तथा महिला के चरित्र को कलंकित करने का प्रभाव के रूप में हो। ऐसे दुराचार, भ्रष्टाचार और लोक दूषण एवं नैतिकता को हानि पहुंचाने के लिए संभावना है। लेबल से जाना जाता है कि कोई पैकेट लिखित, चिन्हित और सील द्वारा मुद्रित रेखाचित्र आदि कोई सामग्री है। पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टून, टिन और अन्य पैकेज शामिल हो। कोई व्यक्ति किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन तथा न तो करेगा न तो करवाएगा जिसमें कोई भी प्रकार के स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो। धारा 3 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन और प्रदर्शन को व्यवस्था नहीं करेगा या न भाग लेगा जिसमें किसी भी प्रकार की स्त्री से अशिष्ट रूपण अवशिष्ट हो। कोई व्यक्ति किसी पुस्तक, पत्रिका, पेपर, स्लाइड, लेखन, फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र, छायाचित्र, रूपण एवं चित्र जिसमें स्त्री का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो उसका न तो उत्पादित करेगा, न करवाएगा, न तो विकृत करेगा, न बिचवाएगा, न तो वितरण करेगा और न डाक द्वारा भेजेगा। परंतु यदि लोकहित में न्यायोचित हो तो प्रकाशन करेगा। इसी प्रकार धार्मिक प्रयोजन के लिए भी करेगा। धारा 4 के अनुसार स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार ऐसी किसी भी छवि या तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या फिर वितरित करना जिसमें किसी भी रूप से महिला का अशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 की धारा 4 के अंतर्गत किसी भी ऐसी छवि, फोटो या फिर आदि का उत्पादन या फिर वितरण गैर कानूनी होता है यदि उसका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला एवं शिक्षा के हित में है तो उसका प्रयोग प्रामाणिक रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राज्य पत्रिका अधिकारी अपने स्थानीय सीमाओं के भीतर जहां उनके विश्वास करने का कारण है इस अधिनियम के अधीन कोई
कोई अपराध घटित किया जा रहा हो तो वहाँ प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा। धारा 5 के अनुसार कोई विज्ञापन या पुस्तक, फिल्म, रेखाचित्र, रंगचित्र आदि को जब्त कर सकेगा। कोई रिकॉर्ड रजिस्टर दस्तावेज और अन्य कोई मौलिक पदार्थ जो साक्ष्य के रूप में काम दे उसे जब्त कर सकेगा। किसी निवास गृह में बिना वारंट प्रवेश नहीं करेगा। इस अधिनियम में अधिक उपबंधों के उल्लंघन करने पर प्रथम दोष सिद्ध पर ऐसी कारावास के लिए ऐसी कारावास में 2 वर्ष तक की होगी और 2000 रुपये तक का जुर्माना होगा। द्वितीय पश्चावर्ती दोष सिद्ध की दशा में कारावास से न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक का जुर्माना, न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जो दंडनीय होगा धारा 6 के अनुसार। कंपनी द्वारा ऐसे अपराध किए जाने वाले कंपनी तथा वह व्यक्ति जो कंपनी के उत्तरदायी पद पर तैनात है, दोनों दायी होंगे। अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तो तथा यह सिद्ध हो जाता है कि किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव आदि ऐसे उपेक्षा के कारण हुआ है तो सिर्फ वही व्यक्ति दायी होगा। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों जमानती होंगे, जो धारा 8 के अनुसार है। इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय होगा धारा 8 के अनुसार। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध सद्भावपूर्वक की गई किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन एवं अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के इस अधिनियम के उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी। तो जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।